बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शाह रंगीला पार्ट 4। शहाबुद्दीन को कंधार से दिल्ली आए 1 महीने से ऊपर हो चुका था। बनारस का राजा मनसाराम अपनी पत्नी के साथ बनारस जा चुका था। ताहम माहुल मुल्क ने राजकुमारी अरुमा देवी को अपने पास रोक लिया था, जबकि जोधपुर का राजा अजीत सिंह भी वापस जा चुका था, जबकि उसकी पत्नी बिशन कुमारी और राजकुमारी पार्वती देवी ने अमीन खान के साथ वाली हवेली में गोहर आरा के साथ कयाम कर लिया हुआ था। शहाबुद्दीन एक रोज अपने कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ गया जो माहुल मुल्क का था। शायद वो निजामुल मुल्क से कुछ कहना चाहता था। जब वो उस कमरे के दरवाजे पर गया तो ठिठक कर रुक गया, इसलिए कि उस कमरे में उस वक्त माहुल मुल्क के साथ गोहर आरा, राजकुमारी पार्वती देवी और राजकुमारी अरुमा देवी बैठी बातें कर रही थी। शहाबुद्दीन उन सबको कमरे में देखकर ठटका, पलटकर वापस जाना चाहता था कि एकदम माहुल मुल्क ने उसे आवाज देकर रोक लिया। भाई जाना नहीं, जरा मेरी बात सुनो। शहाबुद्दीन दरवाजे से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। माहुल मुल्क अपनी नशिस्त से उठकर दरवाजे की तरफ आते हुए उसे मुखातिब करके कहने लगी, भाई ये क्या हरकत है? जवान लड़कियों की तरह शर्माते हुए दरवाजे से पीछे हटकर खड़े हो गए हो। जरा कमरे के अंदर आओ, कुछ लोगों को आपसे बड़े गिले और शिकवे हैं। ये कहते कहते माहुल मुल्क दरवाजे पर आ गई थी। शहाबुद्दीन उसके करीब आया और सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, माहुल मुल्क मेरी बहन, किस किस्म की बातें करती हो? वो जो तुम्हारे पास लड़कियां बैठी हुई हैं वो क्या सोचेंगी? मैं तो तुमसे बड़े अब्बा से मुतालिक पूछने आया था, वो कहाँ है, इसलिए कि मैं उनसे एक इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब तुम अंदर जाओ, इन लड़कियों के पास जाकर बैठो, मैं देखता हूँ बड़े अब्बा कहाँ है। माहुल मुल्क ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया था, फिर बड़ी अपनायत में कहने लगी, भाई यूं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जो लड़की अंदर बैठी हुई है वो अपनी है, पराई नहीं। उन्हीं को तो आपसे गिले और शिकवे हैं और उन्हीं के सामने तो मैंने आपको लेकर जाना है। शहाबुद्दीन बौखलाए हुए लहजे में कहने लगा, क्या पागलपन की बातें करती हो? मैं इन लड़कियों के पास जाकर क्या करूंगा? और फिर ये भी सोचो कि क्या इनकी मौजूदगी में इस कमरे में। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसी वक्त कमरे के अंदर से गोहर आरा की आवाज सुनाई दी थी। शहाबुद्दीन मेरे भाई अंदर आओ, मुझे आपसे एक इंतहाई जरूरी काम है। यूं जानो माहुल मुल्क मेरे कहने पर ही आपको अंदर लाना चाहती है। गोहर आरा के उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन की हालत अजीब सी हो गई थी। फिर खफगी के अंदाज में माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक तो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, मेरा बाजू तो छोड़ो, मेरे आगे चलो। अब क्योंकि गोहर आरा ने आवाज देकर बुला लिया है तो मुझे कमरे में जाना ही होगा। माहुल मुल्क मुस्कुराई, उसके आगे आगे होली, पीछे पीछे शहाबुद्दीन भी कमरे में दाखिल हुआ था। माहुल मुल्क तो जिस नशिस्त से उठकर दरवाजे की तरफ गई थी वहीं जाकर बैठ गई थी, जबकि शहाबुद्दीन सिमटा सिमटा और सहमा सहमा सा गोहर आरा के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आपको मुझसे कोई काम हो तो कहें। उसकी उस हरकत, उसके उस अंदाज और उसकी उस हालत पर गोहर आरा तो मुस्कुराई ही थी, लेकिन पार्वती का कहका निकल गया। दूसरी तरफ राजकुमारी अरुमा देवी भी खुलकर हंस रही थी। पार्वती के उस भरपूर कहकहे के जवाब में शहाबुद्दीन ने गोहर आरा की बजाय उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या मेरे लिबास पर कहीं लिखा हुआ है कि मुझे देखते ही भरपूर कहकहा लगाना चाहिए? उन अल्फाज पर पार्वती और ज्यादा खुलकर हंसती थी, फिर संभली और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, आप इस कदर सिमटे सिमटे, सहमे सहमे, खिंचे खिंचे से क्यों खड़े हैं? आपकी इस हालत को देखकर मुझे हंसी आ गई थी। आप पहले बैठे, फिर सुने गोहर आरा आपसे क्या कहती है। उस मौके पर गोहर आरा भी बोल पड़ी और अपने सामने खाली नशिस्त की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई आप यहां बैठे हैं, फिर मेरी बात सुने। शहाबुद्दीन ने एक लंबा सा सांस लिया, फिर उस नशिस्त पर हो बैठा। गोहर आरा ने उसे मुखातिब किया, हम दोनों बहनों का तारुफ तो आपसे है, लेकिन हमें सबसे बड़ा गिला और शिकवा यह है कि कम से कम 1 महीने से जायद हो गया है कि मैं और मेरी छोटी बहन दोनों हर रोज यहां आती हैं। इस महीने से जायद अरसे के दौरान भी आप हम दोनों बहनों से मिले, कभी हम दोनों का अहवाल पूछा, कभी हमसे यह भी कहा कि किसी चीज की जरूरत हमें हो तो आप ला दें। जबकि आप जानते हैं कि साथ वाली हवेली में मेरी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती और हमारी माता बिशन कुमारी रहती हैं। चलो इसको छोड़ो, कभी आप यहां से निकलकर हमारी हवेली में आए और तीनों का अहवाल पूछा।
यहां तक कहने के बाद गौहर आरा रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, भाई आपकी इत्तला के लिए मैं ये भी कह दूं कि इस दौरान माहुल मुल्क तकरीबन हर रोज हमारी तरफ गई। हफ्ते में 3-4 बार बड़े अब्बा फैरोज मिर्जा भी जाते रहे। इसके अलावा आपके बड़े भाई शरफुद्दीन और आपके बड़े अब्बा के दोनों बेटे इबादुद्दीन कावर्द खान भी गाहे बगाहे हमारी तरफ जाते रहे, हमारी अहवाल पुरसी करते रहे। यहीं तक नहीं, आपकी अम्मी करा खातून, आपकी खाला तकदीस खानम, यहां तक के बूढ़ी दादी मेहरुन्निसा तक रोज हमारे यहाँ जाते रहे और रोज हम शाम के वक्त दोनों बहनें यहाँ आती रहीं। लेकिन अगर कोई नहीं गया तो मेरे भाई वो तुम हो। अगर यहाँ हमारी आमद के बाद किसी ने हमसे गुफ्तगू नहीं की, किसी ने। गौहर आरा यहीं तक कहने पाई थी कि बीच में इंतहाई इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा, आपको इस कदर तवील गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई कोताही हुई है तो मैं आप दोनों बहनों के अलावा आपकी माता से भी माजरत खा हूं। आप दोनों से तो यहीं बैठे बैठे माजरत कर लेता हूं, माता से आपकी हवेली में जाकर कर लूंगा। अब बोले मजीद आप क्या कहना चाहती हैं। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर गौहर आरा खुश हो गई थी। पार्वती भी बड़े खुशकुन अंदाज में हल्के हल्के तबस्सुम के साथ उसकी तरफ देखे जा रही थी। उस मौके पर माहुल मुल्क ने फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब किया, साथ ही उसने अरुमा देवी की तरफ इशारा किया, आप इस लड़की को जानते हैं, कौन है। शहाबुद्दीन ने शिकायत भरे अंदाज में माहुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं इतना भी अनजान नहीं हूं कि अरुमा देवी को ना पहचान सकूं। जब मैं छोटा था, कंधार नहीं गया था, तो ये अपनी बड़ी बहन समरा के साथ कई बार हमारे यहाँ आई और हमारे यहाँ रहती रही हैं। ठीक है, उस वक्त मैं भी बच्चा था, ये भी बच्ची थी, लेकिन चेहरे के नक्शो निगार में कोई इतना बड़ा तूफान तो बर्पा नहीं हो जाता, इतनी बड़ी तब्दीली तो रूनुमा नहीं हो जाती कि मैं पहचान ही ना सकूं। उस मौके पर अरुमा देवी ने शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे याद रखा और मुझे पहचाना। अरुमा देवी के उन अल्फाज का जवाब शहाबुद्दीन देना ही चाहता था कि उसी लम्हे उसकी मां करा खातून गुस्से की हालत में उस कमरे में दाखिल हुई थी। करीब आकर वो इंतहाई खफगी से शहाबुद्दीन की तरफ देखने लगी थी। शहाबुद्दीन अपनी मां की यह हालत देखते हुए बौखलाकर उठ खड़ा हुआ था, फिर अपनी मां को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मी कसम खुदावंद की मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से इन लड़कियों के बीच में आकर नहीं बैठा। मैं तो बड़े अब्बा को ढूंढता फिर रहा था। माहौल मुल्क के कमरे के सामने इसलिए आया कि माहौल मुल्क से पूछूं कि बड़े अब्बा कहाँ हैं, और माहौल मुल्क खींचकर मुझे अंदर लाना चाहती थी। मैं नहीं आ रहा था। गौहर आपा ने मुझे अंदर बुलाया तो मैं अंदर आया। जब इन्होंने बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गया। मेरा कोई कसूर नहीं है। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर करा खातून का गुस्सा जाता रहा था। चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हो गया था। फिर कहने लगी, बेटे मैंने तुम्हारे यहाँ बैठने पर तो कोई एतराज नहीं किया। ये सारी बच्चियां अपनी हैं, बल्कि तुम्हें तो इनकी हवेली में जाकर इनकी अहवाल पुरसी करनी चाहिए, इनके पास बैठना चाहिए। मुझे तो एक और ही मामले में तुम पर गुस्सा और एतराज है। शहाबुद्दीन ने सुख का एक लंबा सांस लिया, फिर कहने लगा, अब दूसरा कौन सा मौजू उठ खड़ा हुआ है जिसे आप मेरे खिलाफ गुस्से का बहाना बनाना चाहती हैं। करा खातून ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, अभी अभी मुझे कावर्द ने बताया है कि तुमने उसके साथ सलाह मशवरा किया है और दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि तुम दोनों आज यहां से दक्कन की तरफ कूच करोगे। और कावर्द ने मुझे यह भी बताया है कि तुम बड़े अब्बा को ढूंढते फिर रहे हो ताकि पहले उनसे इजाजत लेकर उन्हें इस बात पर आमादा कर लो कि तुम्हें दक्कन जाने की इजाजत दे दी जाए, और उन्हें आमादा करने के बाद इल्तिजा करो कि वह मुझे और तुम्हारे दादा को तुम्हारे जाने पर आमादा कर लें। थोड़ी देर पहले भोली भाली बातें करने वाला शहाबुद्दीन संजीदा हो गया था। चेहरे पर मतानत, आंखों में इंतकाम की झलक उतर आई थी। फिर अपनी मां की तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा मेरे बाप, मेरे चचा, मेरी चच्ची को कत्ल करने वालों में से 5 हमारे हाथों मारे गए, 2 दक्कन की तरफ भाग गए हैं। क्या मैं उन्हें यूं ही दनदनाता छोड़ दूं? अम्मा वो तो दक्कन की तरफ गए हैं। कसम खुदावंदे को दूस की, वो किसी तहखाने या जमीन की पाताल में भी उतरने की कोशिश करते तो मैं अपने बाप, चचा और चच्ची का इंतकाम लेने के लिए वहां भी उनके ताक़ुब में निकल खड़ा होता। अम्मा मैं आपकी मिन्नत करता हूं, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके पांव पड़ जाता हूं। इस मामले में मुझे रोकिएगा नहीं। फिर एकदम शहाबुद्दीन को न जाने क्या हुआ, आगे बढ़ा, जमीन पर अपने आप को गिराते हुए अपनी मां करा खातून के दोनों पांव पकड़ लिए। फिर बड़े कर्ब खेज अंदाज में कहने लगा, अम्मा आपके कदमों में मेरी जन्नत है। मैं आपको नाराज, आपको खफा नहीं कर सकता। आपको नाराज रखते हुए मैं यहां से कूच भी नहीं कर सकता, ना करूंगा। अम्मा मैं आपकी मिन्नत करता हूं, अगर आप कहती हैं तो आपके सामने हाथ जोड़ देता हूं कि मुझे दक्कन की तरफ जाने से रोकिएगा नहीं।
मैं कातिलों को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। अम्मा, ये जो 3 अफराद के कातिल हैं, अभी तो मुझे अपने भाई मुश्तबा खान के कातिलों को तलाश करना है और उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाना है। आप अभी से मुझ पर पहरे और पाबंदियां लगाने लगी हैं। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू पर करा खातून पिघल कर रह गई थी। आंखों में नमी उतर आई थी। नीचे झुककर उसने शहाबुद्दीन को उठाया, गले लगाया, उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगी, अच्छा, तू अपने कमरे की तरफ जा। इस सिलसिले में तेरे बड़े अब्बा और दादा से बात की जाएगी, फिर देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। अब तू जा। अपनी मां के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन किसी कदर मुतमईन हो गया था। फिर वो कमरे से निकल गया था। करा खातून आगे बढ़कर वहीं हो बैठी जहां थोड़ी देर पहले शहाबुद्दीन बैठा हुआ था। फिर माहुल मुल्क, गोहर आरा, पार्वती और अरूमा की तरफ देखते हुए कहने लगी, इस लड़के के जहन में न जाने क्या जुनून सवार हो गया है। इसने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है। अगर रोकती हूं तो इसकी दिल शिकनी होती है और मुझे इसकी दिल शिकनी भी पसंद नहीं, इसलिए कि ये वो बेटा है जिसका कहा मैंने कभी टाला नहीं और साथ ही इसने भी कभी मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया। अब इसने मुझे अजीब से मखमसे में डालकर रख दिया है। ये दक्कन की तरफ जाना चाहता है और उस सिलसिले में कावर्द खान भी इसका साथ देना चाहता है। अब इन 2 बच्चों को मैं कैसे इस तरह तन्हा जाने की इजाजत दे दूं? कोई ऐसा तरीका भी नजर नहीं आता जिसके जरिए इसे रोक सकूं। करा खातून जब खामोश हुई तब गोहर आरा बोल उठी, खाला, आपकी आमद से पहले मैं उससे यही पूछने लगी थी कि वो बड़े अब्बा को क्यों तलाश करता फिर रहा है, लेकिन आप आ गई, लिहाजा मौजू बदल गया। अब पता चल गया है कि वो बड़े अब्बा को क्यों तलाश करता फिर रहा है। आप मुतमईन रहें, इस सिलसिले में मैं भी शहाबुद्दीन से बात करूंगी। वो बड़ा मोहब्बत करने वाला और बात मानने वाला है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी। उस मौके पर माहुल मुल्क को न जाने क्या सूझी, अपना मुंह करा खातून के कान के करीब ले गई, फिर कहने लगी, खाला, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। मैं खुद ही एक मौजू पर आपसे बात करने वाली थी। इससे पहले आप जानती हैं कि मैंने बात की थी कि शहाबुद्दीन के लिए पार्वती को मांगना चाहिए। शहाबुद्दीन के लिए हमें दुनिया भर में पार्वती से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की नहीं मिलेगी। आज मैंने एक और फैसला भी किया है। हो सकता है वो गलत ही हो, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में बेहतरी ही है। खाला, अगर हम गोहर आरा को अपने भाई इबादुद्दीन के लिए मांग ले तो कैसा रहेगा? इस तरह दोनों खानदान, बल्कि 3 खानदान आपस में मरबूत होकर रह जाएंगे। माहुल मुल्क के उन अल्फाज पर करा खातून खुश हो गई थी, फिर कहने लगी, माहुल मुल्क मेरी बच्ची, इस सिलसिले में मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप और दादा से इस मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर वो राजी हो जाएं तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा फैसला होगा। माहुल मुल्क फिर करा खातून के कान में कहने लगी, खाला, इस सिलसिले में पहले गोहर आरा से बात तो कर लेनी चाहिए। अगर गोहर आरा ही राजी ना हुई तो फिर बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। करा खातून फिर धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए बोल उठी, ये भी तुम ठीक कहती हो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि इनकार हो जाएगा। करा खातून के उन अल्फाज के साथ ही गोहर आरा उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, दोनों खाला भांजी आपस में ही बातें करती रहेंगी या हमें भी बताएंगी कि बात किस मौजू पर हो रही है? करा खातून ने माहुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अब बताओ क्या बात हुई है? माहुल मुल्क ने करा खातून की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, खाला, ये हो सकता है कि आपके होते हुए इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूं। आप खुद ही इसकी इब्तदा करें, फिर देखें नतीजा क्या आता है। करा खातून ने पहले एक गहरी निगाह बारी बारी गोहर आरा, राजकुमारी पार्वती, राजकुमारी अरूमा पर डाली, फिर कहने लगी, गोहर आरा मेरी बेटी, बात यह है कि माहुल मुल्क तुम तीनों से मुतालिक अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रही थी और इस ख्वाहिश का इजहार इससे पहले भी एक बार ये कर चुकी है। अब इसकी तफसील मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले एक मौके पर इसने मुझे और अपनी माँ से कहा था कि राजकुमारी पार्वती को शहाबुद्दीन के लिए मांग लिया जाए और राजकुमारी अरूमा का रिश्ता कावर्द खान के लिए मांगा जाए। इस सिलसिले में इसकी माँ ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया था। अब पता नहीं अरूमा और पार्वती इसके लिए तैयार होती हैं कि नहीं। आज जो इसने नया फैसला दिया है बेटी, वो तुम्हारे मुतालिक है। माहुल मुल्क चाहती है कि तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन तकदीस खानम के बेटे और माहुल मुल्क के बड़े भाई इबादुद्दीन के साथ कर दिया जाए। यही वो गुफ्तगू है जो बड़ी राजदारी के साथ माहुल मुल्क मुझसे कर रही थी। अब क्योंकि बात तुम तीनों से मुतालिक है, लिहाजा तुम तीनों अपने फैसले से मुझे आगाह कर दो ताकि इसी अंदाज में बात को आगे बढ़ाया जाए। उस इंकशाफ पर गोहर आरा ही नहीं, पार्वती और अरूमा भी खुशी का इजहार कर रही थी। फिर गोहर आरा बोल उठी, खाला, खुदा झूठ ना बुलवाए, मैं कसमिया आपसे कहती हूँ कि मैं खुद अपने दिल में यह ठान चुकी थी कि पार्वती की शादी शहाबुद्दीन से करवाऊंगी, इसलिए कि शहाबुद्दीन मुझे पसंद है। एक मौके पर इस मौजू पर मैंने पार्वती से भी बात की थी और उसने खुशनुदी का इजहार किया था।
बल्कि ये भी कहा था कि वो इस फैसले पर हमेशा फख्र करती रहेगी। मैं आप लोगों से यह भी कहूं कि अंदर ही अंदर पार्वती शहाबुद्दीन को पसंद करती है, लेकिन इसका इजहार इसने आज तक अपनी जबान से किया है, ना अपनी आंखों से, ना अपनी हरकत से। जहां तक मेरे माता पिता का ताल्लुक है तो उनसे मुतालिक आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं उन्हें इस रिश्ते पर रजामंद कर लूंगी, बल्कि वो इस रिश्ते पर खुद अपनी खुशी का इजहार करेंगे। मैं आपको जमानत देती हूँ कि मेरी तरफ से आज से आप पार्वती को शहाबुद्दीन की अमानत समझ सकते हैं। गौहर आरा रुकी, कुछ सोचा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने तो इरादा किया हुआ था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। न जाने दूसरा शोहर कैसा मिले, मुझे कहां रखे, मेरे साथ क्या सलूक करे। अगर आप इबादुद्दीन के लिए मुझे मांगती हैं तो इसके लिए मैं तैयार हूं, इसलिए कि वो मेरा देखा भाला है, उसके मिजाज से मैं वाकिफ हूं, और फिर मुझे और मेरी छोटी बहन को एक ही हवेली में रहने का मौका मिलेगा। मैं समझती हूं इससे बढ़कर मेरी और मेरी छोटी बहन की खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती। अब 2 मौजू तो खत्म हुए, तीसरा मौजू अरुमा का रह जाता है। ये खुद बताएगी कि इसके क्या ख्यालात हैं। उस मौके पर माहुल मुल्क बोल उठी, अरुमा को आप मुझ पर छोड़ दें, इसका तो मैं कान पकड़कर बनारस से यहाँ दिल्ली ले आऊंगी। अरुमा की गर्दन झुक चुकी थी, ताहम वो मुस्कुरा रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी। उसकी तरफ देखते हुए करा खातून कहने लगी, अरुमा के साथ भी हमारा घर का मामला है, इसके माता पिता कावर्त के लिए इनकार नहीं करेंगे। जवाब में गौहर आरा कुछ कहना चाहती थी कि रुक गई, इसलिए कि उस कमरे के दरवाजे पर गौहर आरा और राजकुमारी पार्वती की माता बिशन कुमारी नमूदार हुई थी। दरवाजे पर खड़े ही खड़े गौहर आरा की तरफ देखते हुए कहने लगी, गौहर आरा, तुम दोनों बहनों ने आज घर नहीं जाना, क्या रात यहीं बसर करने का इरादा है? देखो सूरज गरूब होने के नजदीक पहुंच गया है और खाने पकाने का भी कुछ करना है। इतनी देर तक माहुल मुल्क अपनी जगह से उठकर बिशन कुमारी की तरफ गई, उसका हाथ पकड़कर अंदर लाई, फिर कहने लगी, आप बैठें, आज आपके यहाँ खाना नहीं पकेगा, खाना आप सब लोग यहीं खाएंगे, उसके बाद अपनी हवेली में जाएंगे। वैसे भी आप बड़े अच्छे मौके पर पहुंची हैं, हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे और उस गुफ्तगू में आपका शरीक होना बड़ा लाजिम था। फिर माहुल मुल्क ने अपनी खाला करा खातून की तरफ देखा। खाला, थोड़ी देर पहले जिस मौजू पर गुफ्तगू हुई उस मौजू की तफसील गौहर आरा और पार्वती की माता से भी कहें। जवाब में करा खातून ने असबात में गर्दन हिलाई, फिर सारी तफसील उसने बिशन कुमारी से कह दी। सारी तफसील जानने के बाद कुछ देर तक बिशन कुमारी मुस्कुराती रही, फिर कहने लगी, इन दोनों रिश्तों पर हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि अगर ऐसा होता है तो इसमें तो हमारी खुशी और हमारी खुशनुदी है। मैं और मेरे शोहर तो अपने आप को खुशकिस्मत ख्याल करेंगे कि गौहर आरा और मेरी बेटी राजकुमारी पार्वती दोनों मोहम्मद अमीन खान के घर आए, और फिर शहाबुद्दीन जैसे दामाद तो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। करा खातून ने आगे बढ़कर बिशन कुमारी को गले लगा लिया, कहने लगी, मेरी बहन, ऐसी गुफ्तगू करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब आप चारों यहीं बैठे, मैं और माहुल मुल्क खाना तैयार करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं। करा खातून के उन अल्फाज के साथ ही उछलने के अंदाज में राजकुमारी पार्वती अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर करा खातून को मुखातिब करके कहने लगी, आप और माहुल मुल्क मतबक की तरफ क्यों जाएंगी? आप, माता, गौहर आपा तीनों यहाँ बैठे, मतबक का जिस कदर काम है मैं और माहुल मुल्क और अरुमा कर सकती हैं। उसके साथ ही अरुमा भी खड़ी हो गई थी, फिर तीनों वहां से उठकर मतबक की तरफ चली गई थी। उधर शहाबुद्दीन जब माहुल मुल्क के कमरे से निकलकर दीवान खाने की तरफ गया तो दीवान खाने के करीब इबादुद्दीन खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन को बुलाया। शहाबुद्दीन उसके पास जा खड़ा हुआ और इस सफहामिया से अंदाज में पूछा, क्या बात है भाई, खैरियत तो है? इबादुद्दीन धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब्बा और दादा दोनों इस वक्त दीवान खाने में बैठे हुए हैं, शरफुद्दीन भी वही हैं। कावर्द और तुम दोनों भाइयों ने दक्कन जाने का सलाह मशवरा किया था, उसकी तफसील कावर्द ने दादा और अब्बा को बता दी है, इस बिना पर दोनों तुम्हें बुला रहे हैं। शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर मिन्नत करने के अंदाज में इबादुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मेरा एक काम करो, दीवान खाने के दरवाजे पर जाओ और बड़े अब्बा को साथ वाले कमरे में बुलाओ, मैं वहीं उनका इंतजार करता हूँ। पहले मुझे उनसे कुछ कहना है, उसके बाद मैं दादा के पास जाऊंगा। इबादुद्दीन ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, वो तुम्हें दीवान खाने में बुला रहे हैं और तुम अब्बा को यहाँ बुलाना चाहते हो? शहाबुद्दीन ने इबादुद्दीन की तरफ देखा, फिर शिकवा करने के अंदाज में कहने लगा, आप किस किस्म के बड़े भाई हैं? बड़े भाई तो छोटों के लिए बड़े रहमदिल होते हैं, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। इबादुद्दीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अच्छा तू साथ वाले कमरे में जा, मैं अब्बा को वहीं बुलाता हूँ। इबादुद्दीन दीवान खाने के दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ, हाथ के इशारे से अपने बाप फैरोज मिर्जा को बाहर बुलाया। इस पर फैरोज मिर्जा अपने बाप अमीन खान को मुखातिब करके कहने लगा, अब्बा मैं थोड़ी देर तक आया, इबादुद्दीन बुला रहा है, शायद कोई जरूरी काम है।
उसके साथ ही फेरोज मिर्जा दीवान खाने से बाहर निकला। इबादुद्दीन उसे मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन साथ वाले कमरे में बैठा हुआ है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे ख्याल में आपसे बात करने के बाद वो फिर दादा के पास दीवान खाने में जाएगा। फेरोज मिर्जा ने जवाब में कुछ ना कहा, बस मुस्कुराते हुए साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही शहाबुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए फेरोज मिर्जा आगे बढ़ा, शहाबुद्दीन के करीब बैठ गया, अपना बाजू उसके शाने पर रखा, फिर बड़ी शफकत से कहने लगा, मेरे बेटे ने क्यों मुझे अलैदगी में बुलाया है? देखो अब्बा तुम्हें दीवान खाने में बुला रहे हैं, इसलिए कि कावर्थ ने मुझ पर और अब्बा पर इंकशाफ कर दिया है कि तुम और कावर्थ खान दोनों दक्कन जाना चाहते हो। क्यों जाना चाहते हो? अब्बा भी तुमसे यही सवाल करेंगे, लिहाजा मैं भी तुमसे यही पूछता हूं। शहाबुद्दीन कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़ी आजिजी से फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगा, बड़े अब्बा, मेरे बाप, मेरे चचा, मेरी चच्ची को कत्ल करने वाले 2 कातिल दक्कन की तरफ भागे हैं। मैं जानता हूं वो कहां कयाम करेंगे। इसके बावजूद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं और कावर्थ खान दक्कन क्यों जाना चाहते हैं। बड़े अब्बा, जो बात मैं आपसे कह सकता हूं वो दादा से नहीं कह सकता। दादा अगर मुझसे नाराज हुए तो उनकी नाराजगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अब अब्बा और बड़े अब्बा दोनों ही आप हैं, इसलिए जो बात मैं आपसे कह सकता हूं वो दादा से नहीं कह सकता। और मैं साफ कह देता हूं कि अगर मुझे और कावर्थ खान को दक्कन जाने की इजाजत ना दी गई तो कावर्थ खान का मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं खुद ही चोरी छुपे दक्कन की तरफ भाग जाऊंगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। और साथ ये भी कह देता हूं कि अपने खानदान के दुश्मनों का सफाया भी करता चला जाऊंगा, किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा। बस अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने आपको अलहदा इसलिए बुलाया है कि मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि आप दादा से मेरी सिफारिश कीजिए कि वो मुझे और कावर्थ खान दोनों को दक्कन जाने की इजाजत दे दें। अगर वो कावर्थ खान को रोकना चाहें तो कम से कम मुझे दक्कन जाने दें। मैंने दुश्मनों का ताकुब करने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए जो मंसूबा अपने जहन में बना रखा है, हर सूरत में उसकी तकमील करूंगा। फेरोज मिर्जा ने बड़े प्यारे अंदाज में शहाबुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरह मुझे अलैदगी में बुलाकर यह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे दादा अब्बा तुम्हें कितना चाहते हैं, शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। वो तुम्हें अपने खानदान का गोहरे आबदार समझते हैं। अब तुम उठो और साथ वाले कमरे में चलो। कावर्थ खान ने मुझे और अब्बा को बता दिया है कि तुम दोनों दक्कन जाना चाहते हो, और क्यों जाना चाहते हो इसकी भी तफसील कह दी है। बेटे, तुम बड़े अब्बा के सामने तो जाओ, मैं तुमको यकीन दिलाता हूं अब्बा तुम्हारा कोई कहा टालेंगे नहीं। शहाबुद्दीन किसी कदर खुश और मुतमईन हो गया था। फिर फेरोज मिर्जा को मुखातिब करके कहने लगा, बड़े अब्बा, पहले आप दीवान खाने की तरफ जाएं, उसके बाद मैं आता हूं। मुतमईन होकर फेरोज मिर्जा नशीद से उठा और दीवान खाने में चला गया। इबादुद्दीन भी उसके साथ दीवान खाने में दाखिल होकर एक नशिस्त पर बैठ गया था। उसी लम्हे सहन की तरफ से शहाबुद्दीन का बड़ा भाई शरफुद्दीन भी नमूदार हुआ और वो भी दीवान खाने में इबादुद्दीन के पास जा बैठा था। थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन दीवान खाने में दाखिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने दादा के सामने जा खड़ा हुआ। अमीन खान ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट में शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर उसकी नरम आवाज सुनाई दी, बच्चे, तू इस तरह मेरे सामने क्यों खड़ा हो गया है? जिस तरह कावर्थ खान मेरे सामने बैठा हुआ है, इस तरह तू भी मेरे सामने बैठ ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। जवाब में शहाबुद्दीन हरकत में आया और हाथ बांधकर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद धीमे से लहजे में कहने लगा, दादा हजूर, जिस मौजू पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं मैं जानता हूं, उसकी पूरी तफसील कावर्थ खान आपसे कह चुका है। उस वक्त तक इसी हालत में आपके सामने खड़ा रहूंगा जब तक आप मुझे दक्कन जाने की इजाजत नहीं देंगे। दादा अबू, क्या आप चाहते हैं कि आपके 2 बेटों के कातिल दनदनाते फिरें और कोई उनसे बाजपुर्स करने वाला ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहू के कातिल दक्कन चले जाएं और अपनी बहादुरी और जुर्रतमंदी की डींगे मारते रहें, लाफो गजाफ बकते रहें और हम उनकी बातें सुन सुनकर डरे डरे से सहमे सहमे से अपने कमरों के अंदर दुबक जाएं? दादा अबू, हम अब बच्चे नहीं जवान हैं। एक दफा मुझे जाने की तो इजाजत दें। मेरे जाने के कुछ अरसे बाद अगर आपने अच्छी खबरें ना सुनी तो मैं आपसे वादा करता हूं आप मुझे घर में दाखिल ना होने दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, इसलिए कि मैं खुद समझूंगा कि मैं इस काबिल नहीं कि अमीन खान जैसे अजीम तुर्क के खानदान और हवेली में कयाम करूं। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से लगता था अमीन खान बेहद मुतासिर हुआ था। अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़कर उसने शहाबुद्दीन को गले लगाया, उसकी पेशानी, उसके गाल चूमे, फिर बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे बच्चे, कंधार से लौटने के बाद तू ज्यादा ही होशियार और चालाक हो गया है। तू जानता है तेरा दादा तुझसे किस कदर प्यार और मोहब्बत करता है। तू इसलिए मेरे सामने आन खड़ा हुआ कि तेरे इस तरह मुजरिमाना अंदाज में खड़े होने से
तेरा दादा पिघल कर रह जाए और तेरी हर बात मानने पर तैयार हो जाएगा। सो मेरे बच्चे, मैं तेरी बात मानता हूं। मैं तुम दोनों को दक्कन जाने की इजाजत देता हूं, पर बैठो, मैं इस मौजू पर तुम दोनों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। तुम्हें रोकूंगा नहीं, बाखुशी दक्कन जाने की इजाजत दूंगा। फिर वहां जाकर तुमने जो करना है उससे मुतालिक मेरी कुछ हिदायत भी तो सुनो। अमीन खान के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन ऐसा खुश हुआ कि चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर आगे बढ़ा, अपने दोनों बाजू फैलाकर अमीन खान को उसने अपने बाजू में लेकर लिपटा लिया था। फिर चहकती हुई आवाज में कहने लगा, दादा, आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। फिर सहारा देकर शहाबुद्दीन ने अमीन खान को उसकी नशिस्त पर बिठाया, तेजी से पलटा, सामने कावर्द खान के पास बैठ गया और कहने लगा, दादा अब्बू, अब कहें आप क्या कहना चाहते हैं। मैं और कावर्द खान गौर से सुनेंगे। कुछ देर खामोश रहकर मोहम्मद अमीन खान ने कुछ सोचा, फिर होंठों पर जबान फेरी और कहने लगा, मैं तुम दोनों को दक्कन जाने की इजाजत तो दे चुका हूं, लेकिन मेरे बच्चों, यहां से रवाना होने के बाद दक्कन में सीधे मेरे भतीजे निजामुल मुल्क के पास जाना। इन दिनों निजामुल मुल्क का बेटा गाजिउल मुल्क और तुम दोनों का मामू हैदर बेग भी वहीं कायम किए हुए हैं। उनसे अपना मुद्दा बयान करना। उसके बाद मेरे बच्चों, जो काम करना उन तीनों की सलाह मशवरे से करना। अगर इस काम के सिलसिले में तुम दोनों निजामुल मुल्क के पास ना गए, उनके मशवरों पर अमल ना किया, तो मैं ये जानूंगा कि तुम दोनों की निगाहों में तुम्हारे दादा अमीन खान की कोई हैसियत नहीं है। और ये यहां तक कहते कहते अमीन खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए एहतजाजन शहाबुद्दीन बोल उठा था, दादा, इससे आगे कुछ ना कहिएगा। हम अपनी जानें जाया कर सकते हैं, पर आपका कहा टाल नहीं सकते। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं और कावर्द खान दोनों भाई यहां से रवाना होकर सीधा निजामुल मुल्क और मामू हैदर बेग का रुख करेंगे। अभी तक उन लोगों को अब्बा और चच्ची के मरने की खबर नहीं हुई होगी। सारे हालात उनसे कहेंगे, फिर उनसे मशवरा करने के बाद ही हम कातिलों और उनके पुश्तबानों के खिलाफ हरकत में आएंगे। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से अमीन खान भी किसी कदर मुतमईन हो गया था। फिर कहने लगा, अब तुम ये बताओ, तुम दोनों भाई कब तक रवाना होना चाहते हो। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा था, दादा अबू, मैं और कावर्द खान आज ही ईशा के बाद यहां से कूच करना पसंद करेंगे, इसलिए कि कूच के लिए हम दोनों की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। जो सामान हमने साथ लेकर जाना है वो भी हमने तैयार कर दिया है। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज के साथ ही अमीन खान उठ खड़ा हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अच्छा, तुम दोनों भाई अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल दो। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, वो तुम दोनों के लिए ज़्यादा राह तैयार कर दे, और साथ ही तुम दोनों की माओ को समझा भी देता हूँ कि वो तुम्हें दक्कन जाने से ना रोकें। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अमीन खान ने फेरोज मिर्जा की तरफ देखा और कहने लगा, फेरोज मिर्जा, तुम भी मेरे साथ आओ। फिर उसने शहाबुद्दीन के बड़े भाई शरफुद्दीन और कावर्द खान के बड़े भाई इबादुद्दीन दोनों की तरफ देखा। फिर कहने लगा, तुम अपने दोनों छोटे भाइयों की तैयारी में मदद करो। उसके साथ ही अमीन खान फेरोज मिर्जा को लेकर दीवान खाने से निकल गया था। दीवान खाने से निकलने के बाद मोहम्मद अमीन खान ने अपने बेटे फेरोज मिर्जा की तरफ देखा और कहने लगा, फेरोज मिर्जा, मैं माहुल मुल्क के कमरे की तरफ जाता हूं। तुम करा खातून और तकदीस खानम दोनों बहनों को वहीं लेकर आओ। माहुल मुल्क की मौजूदगी ही में सारी गुफ्तगू हो जाएगी। उसके साथ ही अमीन खान आगे बढ़ गया था। फेरोज मिर्जा बाएं जानिब मुड़ा था। अमीन खान जब माहुल मुल्क के कमरे के दरवाजे पर गया तो उसने देखा कमरे में उस वक्त करा खातून के अलावा बिशन कुमारी और गोहर आरा बैठी हुई थी। मोहम्मद अमीन खान को देखते ही तीनों अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर गोहर आरा बड़ी अकीदत में कहने लगी, दादा अबू, आप रुक क्यों गए हैं, अंदर आए ना। अमीन खान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, एक नशिस्त पर बैठ गया। उस वक्त कमरे में फेरोज मिर्जा और तकदीस खानम भी दाखिल हुए थे। वो भी अमीन खान के सामने बैठ गए थे। फिर अमीन खान ने शहाबुद्दीन और कावर्द खान के दक्कन जाने की तफसील कह दी थी। साथ ही करा खातून और तकदीस खानम को यह भी समझा दिया था कि उन दोनों को दक्कन जाने से रोके नहीं। अमीन खान के उस फैसले पर किसी ने कोई एतराज ना किया। फिर अमीन खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, दोनों बहनें मिलकर दोनों बच्चों का ज़ादे राह भी तैयार कर देना। उसके साथ ही अमीन खान उस कमरे से निकल गया था। फेरोज मिर्जा उसके पीछे पीछे था। दोनों दीवान खाने की तरफ हो लिए थे। हवेली के कमरे में शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों अपना सामान दुरुस्त कर रहे थे। कमरे में शहाबुद्दीन का बड़ा भाई शरफुद्दीन और कावर्द खान का बड़ा भाई इबादुद्दीन दाखिल हुए थे। शरफुद्दीन को देखते ही शहाबुद्दीन उसकी तरफ लपका, अपना मुंह उसके कान के करीब ले गया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, भाई, मैं आज रात रुखसत हो रहा हूं, लेकिन रुखसत होने से पहले मैं आपसे खुशखबरी कहना चाहता हूं, और वो खुशखबरी आपके लिए है। शायद आपको यह खबर नहीं कि आपका रिश्ता माहुल मुल्क के साथ तय किया जा रहा है, बल्कि यूं जाने तय कर दिया गया है। मुझे भी पहले खबर ना थी। थोड़ी देर पहले भाई इबादुद्दीन ने मुझे यह खबर दी है।
दादा हजूर फैसला कर चुके हैं कि शरफुद्दीन और माहुल मुल्क को एक कर दिया जाए। कहो ये खुशखबरी है कि नहीं। जवाब में शरफुद्दीन ने हल्की सी चपत शहाबुद्दीन के गाल पर लगाई, फिर कहने लगा, गो ये खबर आज ही मैंने थोड़ी देर पहले सुनी है, लेकिन अब तो ये खबर यूं जानो पुरानी हो चुकी है, इसे खुशखबरी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मैं और इबादुद्दीन इसलिए आए हैं कि तुम्हारी तैयारी में तुम्हारी मदद करें। शरफुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि उसी वक्त उस कमरे में तकदीस खानम, करा खातून, माहुल मुल्क, बिशन देवी, गौहर आरा, पार्वती और अरुमा देवी दाखिल हुई थी। सब कमरे में दाखिल होने के बाद शहाबुद्दीन और कावर्द खान की तरफ देखने लगी थी। इत्तेफाक से उस मौके पर माहुल मुल्क शरफुद्दीन के करीब खड़ी हुई थी, इसलिए कि उसे खड़े होने के लिए जगह ही वहां मिली थी। उस सूरत हाल को देखते हुए शहाबुद्दीन थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता रहा, फिर माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, माहुल मुल्क मेरी बहन, अब तुम भाई शरफुद्दीन से जरा हटकर खड़ी हुआ करो, और फिर जब तुम दोनों का सामना हुआ करे तो कम से कम तुम्हें थोड़ा सा शर्माना चाहिए, लजाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो चेहरे पर शर्मगी तासुरात का इजहार ही कर देना चाहिए, और अगर ऐसा भी ना हो सके तो कम से कम दुज़दीदा निगाहों से इधर उधर देखते हुए ही अपने दिली जज्बात का इजहार कर देना चाहिए। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से सब मुस्कुरा रहे थे। माहुल मुल्क भी मुस्कुरा रही थी और कभी कभी रुख फेर कर शरफुद्दीन की तरफ भी देख लेती थी। उस मौके पर शहाबुद्दीन बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, अपना मुंह माहुल मुल्क के कान के करीब ले गया, फिर कहने लगा, मेरी अजीज बहन, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह हकीकत है। तुम्हारा रिश्ता भाई शरफुद्दीन से तय हो रहा है। उस मौके पर माहुल मुल्क ने शहाबुद्दीन का कान पकड़ लिया, फिर अपना मुंह वो भी शहाबुद्दीन के कान के करीब ले गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे प्यारे भाई, मुझे भी खबर है कि मेरा रिश्ता तय हो नहीं रहा बल्कि तय हो चुका है। साथ ही मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि तुम्हारा रिश्ता राजकुमारी पार्वती से और कावर्द खान का राजकुमारी अरुमा देवी से यूं जानो तय हो चुका है। अब बताओ, मेरे रिश्ते वाली खुशखबरी अच्छी है कि तुम दोनों के रिश्ते की खुशखबरी तुम्हें अच्छी लगी है? जवाब में शहाबुद्दीन ने पहले अपना कान छुड़ाया, फिर कंधे उचकाते हुए कहने लगा, मेरी बहन, हम जैसों को कोई राजकुमारी कहाँ घास डालती है। बहरहाल अगर इन दोनों राजकुमारियों की खबर मेरे और कावर्द खान के साथ बन रही है तो फिर यह खबर ठीक और मुनासिब ही होगी। शहाबुद्दीन पीछे हट गया था। उसके देखते ही देखते दोनों ने अपना सामान तैयार कर लिया था। उस वक्त तक करा खातून और तकदीस खानम दोनों उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। जब वो अपने सामान से फारिग हुए तब करा खातून चंद कदम आगे बढ़ी। उस मौके पर वो शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों को कुछ कहकर मुखातिब करना चाहती थी कि शहाबुद्दीन आगे बढ़ा, अपने दोनों हाथ अपनी माँ के सामने जोड़ दिए, फिर कहने लगा, अम्मा, हमारी रुखसती के मौजू पर अब कोई गुफ्तगू ना करना, मेरी आपसे मिन्नत है। करा खातून कुछ कहते कहते बिल्कुल खामोश हो गई थी, फिर संभली और कहने लगी, अच्छा बेटे, तुम दोनों को किसी और चीज की जरूरत हो तो कहो, तुम्हारा ज़ादे राह तैयार है। क्या तुम दोनों अपने घोड़ों को तैयार कर चुके हो? शहाबुद्दीन कहने लगा, मैं और कावर्द दोनों अस्तबल की तरफ जाते हैं, घोड़ों को तैयार करके सहन में लाते हैं, उसके बाद रुखसत होते हैं। उसके साथ ही शहाबुद्दीन और कावर्द दोनों वहां से निकल गए थे। अस्तबल में जाकर जल्दी जल्दी उन्होंने अपने घोड़े तैयार किए, फिर घोड़ों को पकड़कर वो हवेली के सदर दरवाजे के करीब सहन में ले आए थे। इतनी देर तक इबादुद्दीन और शरफुद्दीन उनका सामान लेकर आए थे। सारा सामान और फालतू खुर्जीनें दोनों घोड़ों की जीनों से बांध दी गई थी। अमीन खान और फैरोज मिर्जा के अलावा घर के सारे अफराद उन्हें रुखसत करने के लिए सहन में जमा हो गए थे। फिर दोनों ने गहरी होती रात में हाथ हिलाते हुए सबको अलविदा कहा, हवेली से निकले, घोड़ों पर सवार हुए और फिर वो रुखसत हो गए थे।